बेहद खूबसूरत, आलीशान और सन्नाटे में डूबा हुआ वह कमरा बाहर से जितना सुकून भरा लगता था, भीतर उतना ही दर्द समेटे हुए था। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें जैसे किसी की रूह तक को झंझोर देती थी। और वे सिसकियां निहारिका की थी, जो ठंडे फर्श पर दीवार से सटकर सुंगड़ी हुई बैठी थी, मानो खुद को दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लेना चाहती हो। उसे इस कमरे तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय चौहान था, एक ऐसा इंसान जो उसे खरीद कर यहाँ लाया था। और निहारिका भली भांति जानती थी कि खरीदी गई औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि आज तक किसी गैर मर्द ने उसे छुआ तक नहीं था, बल्कि उसने हमेशा खुद को ऐसी नजरों से बचाकर रखा था। लेकिन आज उसकी पूरी दुनिया बिखरती हुई महसूस हो रही थी। माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सुतेली माँ ने चालाकी से पिता को विदेश भेजकर पीछे से निहारिका का सौदा कर दिया। एक ऐसा सौदा जिसने उसकी जिंदगी को एक ही पल में अंधेरे में धकेल दिया। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और विजय चौहान अंदर दाखिल हुआ। उसने लापरवाही से अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका, टाई की गांठ ढीली की और सामने बैठी उस डरी सहमी रोती हुई लड़की पर एक ठंडी नजर डाली। फिर होठों पर तंज भरी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में औरतों के लिए नफरत साफ झलक रही थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि औरतें सिर्फ नफरत के लायक होती हैं। फिर भी ना जाने क्यों वह इस मासूम लड़की को खरीद लाया था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। निहारिका ने कांपते हुए अपना झुका हुआ चेहरा उठाया, आंसुओं से भीगा गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें जो रोने की वजह से और भी लाल हो गई थी, छोटी सी नाक और कांपते हुए अनार जैसे होठ। वह सच में खूबसूरती की एक मिसाल थी और विजय कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता में खो सा गया, जिसे यकीन ही ना कर पा रहा हो कि कोई इतना मासूम और खूबसूरत भी हो सकता है। जब वह उसे यहाँ लाया था तब उसका चेहरा काली चादर से ढका हुआ था, लेकिन अब उसकी असली सूरत देखकर विजय खुद भी एक पल के लिए ठहर गया। उसने जैसे ही अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, निहारिका एकदम से घबराकर पीछे हट गई और उसके इस डर ने विजय के चेहरे पर एक अजीब सा साया ला दिया। इतना क्यों डर रही हो? बस एक रात की ही तो बात है, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। उसकी आवाज में एक ठंडी बेरहमी थी। उसी समय बाहर आसमान में जोरदार बादल गरज उठे और तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय की गवाही दे रही हो। जोधपुर के उस सुनसान फार्म हाउस के बाहर तूफान मचा हुआ था, लेकिन अंदर निहारिका के दिल में उठ रहा तूफान उससे कई ज्यादा खतरनाक था। विजय की सर्द और निर्दयी नजरों की जलन अपने जिस्म पर महसूस करते हुए वह और भी सिमट गई। उसकी सांसें तेज हो गई और कांपते हाथों से वह बार बार अपनी फटी हुई चादर को संभालने लगी, वही चादर जो उसकी इज्जत की आखिरी ढाल थी। विजय के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, बस एक रात। ये शब्द उसके दिल में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते जा रहे थे। एक पंडित जी की बेटी होने के नाते उसके खून में संस्कार और इज्जत बसी हुई थी। उसके लिए ये बात मौत से भी ज्यादा भयानक थी। उसने कांपती पलकों से उस इंसान की तरफ देखा जो देखने में जितना शानदार और आकर्षक था, अंदर से उतना ही पत्थर दिल और निर्दयी था। उसकी आंखों में जरा भी रहम नहीं था, लेकिन उसी डर और बेबसी के बीच निहारिका ने अपने अंदर से हिम्मत जुटाई। वह जानती थी कि वह कमजोर है, बेची जा चुकी है, लेकिन अगर आज वह चुप रही तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर जाएगी। इज्जत खोने के बाद शायद वह एक पल भी जी नहीं पाएगी, इसलिए मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करना जरूरी था। कांपते हुए होठों से आंखों में आंसू और दिल में दर्द समेटे उसने धीरे धीरे कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ कोई भी नाजायज रिश्ता मत बनाइए। अगर आप मुझे पाना ही चाहते हैं, अगर अपनी दी हुई कीमत वसूल करनी है, तो मुझे इज्जत का नाम दे दीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए, चाहे वह सिर्फ एक रात के लिए ही क्यों ना हो। कम से कम मैं दुनिया और खुद की नजरों में गुनहगार तो नहीं कहलाऊंगी। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, रखेल मत बनाइए। उसकी हर बात में दर्द था, विनती थी और अपनी इज्जत बचाने की आखिरी जिद थी, जिसने उस खामोश कमरे की हवा तक को भारी कर दिया। निहारिका की ये बात सुनते ही विजय बुरी तरह चौंक उठा, क्योंकि उसके मन में उस लड़की के साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाने का कोई इरादा कभी था ही नहीं। सच तो ये था कि उसने आज तक किसी लड़की के करीब जाना तो दूर, कभी किसी पर नजर भरकर भी देखा तक नहीं, और इसकी वजह थी उसके दिल में औरत जात के लिए गहरी बैठी नफरत, जो समय के साथ और भी कड़वी होती चली गई।
वह तो खुद नहीं समझ पाया था कि आखिर क्यों वह निहारिका को उस नरक से निकालकर यहाँ ले आया था, जबकि उसका इरादा साफ था कि सुबह होते ही वह उसे किसी आश्रम या सुरक्षित जगह पर छोड़ देगा और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगा। लेकिन इस समय निहारिका की बातें सुनकर उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्य से भरी मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से अपना हाथ जेब में डाला और कमरे में टहलने लगा, जैसे कोई गहरी सोच में डूब गया हो। विजय चौहान, जिसे कभी किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं रहा, उस मासूम लड़की के बहते आंसुओं से भी जरा सा प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसी पल उसके दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया और उसे अपनी दादी की वह शर्त याद आ गई, जो पिछले 3 सालों से उसके लिए एक बोझ बनकर उसके गले में अटकी हुई थी। उसके पिता ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद और बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी उसकी दादी के नाम कर दी थी और साफ साफ वसीयत लिखी थी कि जब तक विजय शादी करके अपना घर नहीं बसाएगा तब तक उसे कारोबार का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि इतने बड़े बिजनेस अंपायर का वारिस होने के बावजूद वह आज तक उसका मालिक नहीं बन पाया था, क्योंकि उसकी दादी बिना बहू के किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। अचानक विजय के कदम रुक गए और उसने पलटकर निहारिका को गहरी परखती हुई नजरों से देखा। वह लड़की न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसके हाव भाव से खानदानी भी लग रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वह मजबूर थी, अकेली थी और पूरी तरह उसके कब्जे में थी। बस यही सोच उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना का रूप ले चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर वह इस लड़की से शादी कर ले तो दादी की शर्त भी पूरी हो जाएगी और उसका काम भी बन जाएगा। वह निहारिका को अपने साथ हवेली ले जाएगा, दादी के सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करेगा और उसी वक्त उनसे पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करवा लेगा। जैसे ही सारी जायदाद और कारोबार उसके नाम हो जाएगा, वह बिना किसी झिझक के निहारिका को तलाक देकर आजाद कर देगा। साथ ही कुछ पैसे देकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा, ताकि वह कभी उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। ये सौदा उसे बेहद आसान और फायदेमंद लगा और इसी सोच के साथ उसके चेहरे की कठोरता थोड़ी ढीली पड़ी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी स्वार्थ भरी चमक उभर आई। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ निहारिका के करीब आया, झुककर उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, शादी? ठीक है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का इतना ही जुनून है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त। लेकिन याद रखना निहारिका शर्मा, ये शादी तुम्हारे लिए सहारा हो सकती है, मेरे लिए सिर्फ एक जरूरत है, इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। उसकी आवाज में अपनापन नहीं बल्कि सौदेबाजी की साफ झलक थी, जिसे समझ पाने की हालत में निहारिका नहीं थी। उसे तो बस इतना महसूस हुआ कि जैसे उसे डूबते हुए को सहारा मिल गया हो, जैसे उसकी जिंदगी एक गहरे अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ रही हो। उसने बिना कुछ सोचे उस प्रस्ताव को अपनी किस्मत का फैसला मान लिया, जबकि विजय के इरादों की सच्चाई से वह पूरी तरह अनजान थी। अगले ही पल विजय ने अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर को कॉल करके पास के मंदिर में तुरंत शादी का इंतजाम करने का आदेश दे दिया। बाहर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी, जैसे आसमान भी इस अजीब और अनजाने रिश्ते का साक्षी बन रहा हो। कुछ ही देर बाद जब विजय निहारिका को लेकर मंदिर पहुंचा तो रात के सन्नाटे में वह मंदिर लगभग वीरान पड़ा था। दियों की टिमटिमाती लौ में देवी देवताओं की मूर्तियां खामोश गवाह बनकर खड़ी थी और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता घुली हुई थी। पंडित जी ने जल्दबाजी में मंत्रोच्चारण शुरू किया और निहारिका के लिए वह पल किसी सपने और हकीकत के बीच झूलती हुई एक अनजानी यात्रा जैसा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है या कोई भ्रम। जब विजय ने उसकी मांग में संदूर भरा तो उसके हाथों में कोई कंपन नहीं था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखों में प्यार का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ठंडी जीत का एहसास था, एक ऐसा नशा जिसमें उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अब उसकी मंजिल बहुत करीब है और जायदाद बहुत जल्द उसकी मुट्ठी में होगी। वहीं दूसरी तरफ 7 फेरे लेते हुए निहारिका ने अपने दिल में ये पक्का संकल्प ले लिया कि वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगी, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन उसी समय विजय के मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि वह उन कागजात तक पहुंच सके जिनके लिए उसने ये पूरा खेल रचा था और जिनके आगे उसके लिए किसी भी रिश्ते या इंसान की कोई कीमत नहीं थी।
शादी की रस्में पूरी होते ही विजय ने बिना एक पल गवाए निहारिका का हाथ मजबूती से पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे मंदिर से बाहर ले आया। उसकी पकड़ में ऐसा कठोरपन था मानो वह किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी सामान का हाथ थामे हुए हो। बाहर अब भी बारिश बेरहमी से बरस रही थी, लेकिन विजय को ना मौसम की परवाह थी और ना ही निहारिका की हालत की। उसने तेजी से उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। इस बार गाड़ी का रुख फार्म हाउस की तरफ नहीं बल्कि शहर की ओर था, उस शहर की तरफ जहां उसकी आलिशान चौहान हवेली उसका इंतजार कर रही थी। पूरे रास्ते गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शब्द से ज्यादा भारी था। निहारिका खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही, जहां पेड़, सड़कें और इमारतें तेजी से पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उसके मन के डर कहीं नहीं जा रहे थे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे। जिस घर में वह जा रही है वहां उसका क्या होगा? क्या विजय का परिवार उसे अपनाएगा या फिर ये शादी उसके लिए एक नई कैद साबित होगी, एक ऐसा पिंजरा जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। उधर विजय पूरी तरह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसके होठों पर एक हल्की मगर खतरनाक विजयी मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही वह निहारिका को दादी के सामने अपनी पत्नी के रूप में पेश करेगा, वह बिना देर किए उनसे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लेगा और सुबह होते ही वह इस पूरे शहर का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा, हमेशा के लिए दादी की पाबंदियों और रोक टोक से आजाद। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के सबसे पोश इलाके में दाखिल हुई और एक विशाल भव्य हवेली के सामने आकर रुकी। जैसे ही निहारिका की नजर उस हवेली पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वह हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची दीवारें, दूर तक फैला हुआ हरा भरा लॉन और हर कोने में जगमगाती रोशनियां ये साफ बता रही थी कि यहाँ रहने वाले लोग आम नहीं बल्कि बेहद रसूखदार और ताकतवर हैं। गेट पर खड़े चौकीदार ने झुककर सलाम किया और भारी भरकम लोहे का दरवाजा खोल दिया। विजय ने गाड़ी को पोर्च में रोका और बिना उसकी तरफ देखे ठंडी हुक्म भरी आवाज में कहा, नीचे उतरो और याद रखना दादी के सामने एक शब्द भी नहीं बोलना है। बस चुपचाप खड़ी रहना और नई नवेली शर्माती हुई दुल्हन बनने का नाटक करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि निहारिका ने बिना कुछ कहे सहमी हुई गर्दन हिला दी और धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। हर कदम पर झिझक और डर साफ झलक रहा था। रास्ते में विजय ने एक दुकान से उसके लिए कपड़े खरीदकर उसे बदलने को कहा था और अब वह एक साधारण सी लाल साड़ी में लिपटी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर अभी भी डर की गहरी परछाइयां थरथरा रही थी। विजय आगे बढ़ा और उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। ये स्पर्श किसी सहारे का नहीं बल्कि उसे काबू में रखने का था, एक ऐसा एहसास जिसने निहारिका को भीतर तक सहरा दिया। दोनों धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़े। रात काफी गहरा हो चुकी थी, इसलिए पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर दीवार किसी राज को अपने अंदर छुपाई बैठी हो। नौकर चाकर शायद अपने अपने कमरों में जा चुके थे, मगर विजय को पूरा यकीन था कि उसकी दादी इतनी जल्दी सोने वालों में से नहीं है। वह जरूर अपने कमरे में जाग रही होगी। बिना समय गवाए वह निहारिका को सीधे हवेली के अंदर ले गया और दादी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। हवेली का अंदरूनी नजारा भी उतना ही भव्य और चौंका देने वाला था। हर चीज करीने से सजी हुई, ऊंचे ऊंचे झुमरों की रोशनी सफेद संगमरमर के फर्श पर इस तरह चमक रही थी कि मानो वहां चांदनी बिखरी हो। निहारिका सर झुकाए धीमे कदमों से विजय के पीछे पीछे चलती रही। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसका डर और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह जिस दुनिया में कदम रख रही है वहां से वापसी शायद अब कभी संभव नहीं होगी। विजय ने बिना किसी दस्तक के दादी के कमरे का दरवाजा खोल दिया और सीधे भीतर दाखिल हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और दादी बड़े से बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए आराम कर रही थी। उनके हाथों में माला थी और होठों पर धीमे धीमे मंत्र चल रहे थे। दरवाजा खुलने की आहट पर उन्होंने चश्मे के पीछे से आंखें संगोड़कर देखा। इस वक्त विजय को सामने देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके पीछे खड़ी लाल साड़ी में लिपटी सिर झुकाए खामोश लड़की पर पड़ी, उनके हाथ से माला छूटकर नीचे गिर गई और कमरे में एक गहरा भारी सन्नाटा छा गया।
ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होता है। कुछ पल तक वह बस उस दृश्य को समझने की कोशिश करती रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, विजय ये कौन है और तुम इसे इस वक्त यहाँ क्यों लेकर आए हो? विजय ने बिना झिझक निहारिका का हाथ हल्का सा ऊपर उठाया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, दादी आप हमेशा कहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, घर बसा लूं, वरना ये सारी जायदाद और बिजनेस यूं ही पड़े रह जाएंगे। तो लीजिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। ये निहारिका है मेरी पत्नी और इस हवेली की नई बहू। ये सुनकर दादी को अपनी ही सुनवाई पर यकीन नहीं हुआ। हैरानी और सदमे के बीच वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और निहारिका के पास आई। निहारिका ने अपने संस्कारों के अनुसार तुरंत झुककर उनके पैर छुए। उसके कांपते हाथ और झुका हुआ सर उसके भीतर के डर को साफ जाहिर कर रहे थे। दादी ने उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया। उसकी मासूम सूरत, डरी हुई बड़ी बड़ी आंखें और मांग में सजा ताजा सिंदूर देखकर उनके सख्त चेहरे पर अचानक ममता की नरमी उतर आई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका वही जिद्दी पोता जिसे शादी के नाम से नफरत थी, आज सच में किसी को अपनी पत्नी बनाकर उनके सामने खड़ा है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने निहारिका को सीने से लगा लिया और भावुक होकर बोली, हे भगवान तेरा लख लख शुक्राना है। मैं तो समझ बैठी थी कि अपने पोते का घर बसते देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। विजय ये सब देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। दादी ने प्यार से निहारिका के सर पर हाथ फेरा, फिर विजय की ओर हल्की नाराजगी से देखा और बोली, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करती, मेरे इकलौते पोते हो तुम। उनकी आवाज में खुशी के साथ हल्की शिकायत भी घुली हुई थी। विजय ने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए बनावटी सहजता से कहा, दादी आप ही तो कहती थी जल्दी शादी कर लो, अब कर ली है तो सवाल क्यों कर रही हैं? अब जल्दी से कल तक पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दीजिए। उसने सीधे वही बात कह दी जिसके लिए वह यहाँ आया था। दादी ने उसकी बात सुनकर थोड़ा रुककर भारी आवाज में कहा, पहले बहू के लिए कुछ इंतजाम तो करने दो। जायदाद की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई? मैं कौन सा सब कुछ लेकर भागी जा रही हूँ? और उन्होंने तुरंत नौकरानी को आवाज लगाई कि बहू के लिए कमरा तैयार किया जाए और मिठाई लाई जाए। लेकिन विजय के पास ना वक्त था और ना ही सब्र। वह इस भावनात्मक माहौल को ज्यादा देर तक खींचना नहीं चाहता था। उसने दादी की बात बीच में ही काटते हुए ठंडे और जिद्दी लहजे में कहा, दादी मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, शादी कर ली जैसा आप चाहती थी। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। वो पावर ऑफ अटर्नी के कागजात कहाँ हैं? निकालिए और साइन कर दीजिए। मुझे सुबह ही वकीलों के साथ मीटिंग करनी है और बिजनेस का पूरा कंट्रोल संभालना है। उसकी आवाज में अधीरता साफ झलक रही थी। दादी जो अभी तक निहारिका को दुलारने